नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड न्यू इनिशिएटिव फॉर HP सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस एग्जाम which is tentatively scheduled for 8th of September. So under this initiative we are covering alternatively 2 subjects in a week. And this week we are covering Himachal GK and Polity section. So for Polity section, daily basis I will be giving you some of the questions which is based on previous years pattern. जो हमारा अभी लेटेस्ट HS का एग्ज़ाम हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसा हमारा पैटर्न रहा उसको हमने थोड़ा सा देखा है, और कुछ एक और जो रिसेंट उसके अलावा HS के अलावा एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे फिर हमारा 2020 का जो सबऑर्डिनेट एलाइड का एग्ज़ाम ही क्यों ना हुआ हो या फिर नायब तहसीलदार और अलग अलग एग्ज़ाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, तो उन्हीं सभी को देखते हुए हम इस वीक में 4 वीडियोज़ में पॉलिटी को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारे वैसे ही 2 और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे इस वीक हमारे हिमाचल और पॉलिटी स्टार्ट हुए हैं। तो आज पॉलिटी का हमारा पहला सेशन होगा। ऐसे टोटल 3 से 4 सेशन हमारे पॉलिटी के हो गए। तो पहले आज का हमारा पहला सेशन है आज का, इसको शुरू करते हैं। अब इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हो गए, लेटेस्ट जो अभी हमारा HS का भी है उसके भी कुछ एक क्वेश्चन इसमें हमने इनकलकेट किए हुए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, आज का जो हमारा सेशन है इसमें मेनली 3-4 चैप्टर्स से क्वेश्चन हमने डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला होगा आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना है उससे रिलेटेड जो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर थोड़ा बहुत जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स वाला चैप्टर है वहाँ से हो गए। फिर होगा आपका पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वहाँ से क्वेश्चन हो गए। फिर कुछ एक क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए गए हैं, और सम ऑफ क्वेश्चंस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ Constituent Assembly are correct? Constituent Assembly body which has created Constitution for Free India, उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। Member of the Constituent Assembly were chosen on the basis of provincial election of 1946। तो जो Constituent Assembly के मेंबर थे वो चुने गए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। जो 1946 में प्रोविंस के इलेक्शन थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक बार देख लेते फिर हम समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली बॉडी ऑफ ब्रिटिश इंडिया या फिर उसमें प्रिंसली स्टेट के भी कुछ एक रिप्रेजेंटेशन थी, देखेंगे। Discussion within the Constituent Assembly were not influenced by opinion expressed by public। क्या पब्लिक की जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस नहीं हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। तो देखते हैं कौन कौन सी सबसे करेक्ट है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट से ही देखते हैं कि जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की सेंस को इनकलकेट करने के लिए यहाँ पे पब्लिक से भी ओपिनियन ली जाती थी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें पब्लिक का भी एक बहुत बाई एंड लार्ज रोल रहता था, क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि बहुत अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग मेजर और माइनर कमिटीज़ बनी थी। ठीक है, वो सारी कमेटियाँ जो उनको काम दिया गया था उसके रिगार्डिंग दे विल सी द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वर्ल्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस दे विल प्रिपेयर सम सजेशन, और उन सजेशन को फिर वो भेजते थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के पास।
जिसके चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। अब इस ड्राफ्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती थी, और वो जब डिबेट होती थी फिर उसके मेंबर्स लोगों के बीच में जाते थे, उनके साथ भी प्रोविजंस को डिस्कस करते थे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि लोगों का भी काफ़ी कंसल्टेशन हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट इसके टोटली ही ऑपोजिट है। डिस्कशन within the constituent assembly were not influenced by opinion expressed by public। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो लोगों की ओपिनियन थी उसको भी यहाँ पे लिया गया था कंसिडरेशन में। अब यहाँ पे बात करी गई है जो कंपोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसकी। तो अगर आप देखो तो उस समय पे दो तरीके से इंडिया डिवाइड था। एक ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे और डायरेक्टली लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया जिसको कि प्रोविंस बनाया गया था, वहाँ पे तो उस समय पे वहाँ जो इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और वहाँ से जब इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1946 में, उन्होंने वोट डाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब समय का कंस्ट्रेंट है, नहीं तो हम इसमें बहुत आगे जाएंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर, वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन थे, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आए थे, उनको वहाँ के कंसर्न्ड प्रिंसली स्टेट के राजा ने उन्हें नॉमिनेट करके भेजा था। तो ये स्टेटमेंट ही आपकी इस तरीके से गलत हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following provisions of Constitution of India became effective from 26th November 1949? ये डेट जिस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ एनेक्टमेंट एंड एडॉप्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा संविधान पूर्णतः तो लागू, हमारा कमेंस तो 26 जनवरी को हुआ है 1950 को, बट जब 26 नवंबर 1949 को हुआ था तो इनमें से कौन से प्रावधान लागू हुए थे, ठीक है जी। तो अगर आप देखो इनमें से सिर्फ इलेक्शन और सिटीजन्स ये दो प्रोविजंस लागू हुए थे, ना कि इमरजेंसी और जजेस। ये जो बाकी सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब ये प्रोविजंस बाकियों के साथ में लागू हुए थे। बट जो प्रोविजंस लाइक सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, ये तो उसी समय पे बनाए गए थे, ठीक है जी। इसी की कहानी एक और क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हुआ, अभी हम आगे देखेंगे। तो आप इसी अकॉर्डिंगली इसका फिर आंसर खुद ही देख लो। हमने जब इतना ये एक एक स्टेटमेंट सही और गलत क्या है वो देख ली है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? अब ड्राफ्टिंग कमिटी विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स कौन कौन थे हमारे लिए एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी कमिटियों के तो हमको, जैसे फॉर एग्जांपल देयर वर 8 मेजर कमिटीज़ एंड 15 माइनर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मेजर कमेटी के आपको चेयरमैन सभी के याद रखने हैं, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के तो चेयरमैन और मेंबर दोनों ही याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बट उसके मेंबर कौन कौन थे इसमें से? तो अगर आप ठीक से देखोगे तो अयंगर, मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, ये तीनों इसके मेंबर थे। बट जो BN राव है, BN राव जी, ये इसके मेंबर नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे? ये थे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में एडवाइज कर सकते थे, बट ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, ठीक है।
क्योंकि इनको अगर कुछ सजेशन देनी है तो वो ऐसे ही दे सकते हैं बिना ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने। ओके, नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसकी अध्यक्षता प्रिसाइड ओवर किसने किया था? तो इनमें से इसको प्रिसाइड ओवर किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। क्यों? क्योंकि जब एक फ्रेंच ट्रेडिशन था, फ्रेंच का एक ट्रेडिशन था जिसके अकॉर्डिंग जब भी कभी पहली बार कोई ऐसी कोई असेंबली होगी तो जब तक कोई नया फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, फॉर दैट टाइम बीइंग यू विल अपॉइंट एन इंटरिम प्रेसिडेंट, एक अंतरिम प्रेसिडेंट बनाओगे। और किस बेस पर बनाओगे? फ्रेंच ट्रेडिशन क्या था कि जो आदमी सबसे एल्डेस्ट होगा, सबसे वृद्ध आदमी होगा, उसको आप थोड़े टाइम के लिए बना दो, और ऐसा उस समय में थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसीलिए वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली मीटिंग प्रिसाइड ओवर करी थी, और बाद में फिर फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज, क्यों हमारा संविधान, जबकि डिस्पाइट इट वाज रेडी इन 26 नवंबर 1949, उसके बाद भी ये लागू पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हुआ, और इसीलिए हम आज के समय पे रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हुआ था, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों? क्योंकि उनका एक डे फेवरेट था, और फेवरेट कौन सा डे था उनका? तो डे फेवरेट कौन सा था उससे पहले कहानी समझते हैं। आप सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा है कि 1929 में लाहौर रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, यानी 1929 में कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ था, जिस सेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो उनकी ऑफिशियल डिमांड है उसको, अभी तक सेल्फ गवर्नेंस की वो बात करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट की, अब वो डिमांड को पहली बार कहेंगे फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से उन्हें आज़ादी चाहिए। इसीलिए लाहौर सेशन में ये डिमांड रखी गई थी, और इस सेशन की प्रिसाइड ओवर करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस दिन ये डिसाइड किया गया था कि हम अंग्रेज़ों को, दिसंबर एंड में ये सेशन हुआ था, और उन्होंने अंग्रेज़ों को एक अल्टीमेटम दिया था 1 महीने का, कि आप लोगों के पास टाइम है 1 महीने का, अगर आप लोगों ने डिमांड एक्सेप्ट करी नहीं तो 26 जनवरी को हम पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और अंग्रेज़ों ने तो डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी थी, इसीलिए उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था 26 जनवरी 1930 को। और अब जब मौका आया, खुद हम संविधान बना रहे थे, तो ये दिन याद रहे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने ये दिन चुना संविधान को लागू करने का। तो ठीक है जी, तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? जब इंडिया उस समय पे संविधान लागू हुआ तो हम किस तरह की पॉलिटी थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट? तो इसका आपका जवाब मिलेगा प्रीएम्बल में। अगर आज के समय में प्रीएम्बल में देखते हो, स्टार्टिंग में आप लाइन पढ़ते हो, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो ये है सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये होता है नेचर ऑफ द स्टेट। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, बट ये जो नेचर ऑफ स्टेट है ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात हो रही है। जो सेकुलर और सोशलिस्ट है ये बाद में ऐड किया गया है इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के द्वारा। उससे पहले सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक के बजाय क्या थे? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी जो सोशलिस्ट और सेकुलर है
ये बाद में ऐड हुआ था, तो इसको माइनस करके ये आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रीएम्बल के बारे में पूछा गया है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है बट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, तो रिलेटिवली ठीक लग रही है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो इफेक्ट इधर, कि ना ही तो ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना ही इसका कोई लीगल इफेक्ट है। शुरुआत में हम यही सोचते थे कि क्योंकि अब आप प्रीएम्बल के बारे में देखो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन सारी बन गई थी तो लास्ट में फिर टू समराइज होल कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसीलिए सारे सोचते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रीएम्बल नहीं है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस में जजमेंट में कहा है कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दो इट हैज़ नो लीगल बैकिंग स्टिल इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। सी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और सेम इसकी लीगल एनफोर्समेंट है जैसे किसी और प्रोविज़न की है। फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल राइट की है, तो क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं है, इसकी लीगल एनफोर्समेंट उसकी तरह नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो पहले और डी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट मोर एक्यूरेट कौन सा लग रहा है? डी लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात कर रहा है और ए आपकी थोड़ा वेग थोड़ी सी बात कह रहा है, इसलिए डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। भारत का संविधान क्या बेसिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन करता है? तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ मेंशन ही नहीं है। तो जब मेंशन नहीं है तो डिफाइन कैसे करेगा? ठीक है, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट इज़ अ जुडिशियल इन्वेंशन लेड बाई केशवानंद भारती केस 1973। अब क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर अभी थोड़ा नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। आगे कुछ एक क्वेश्चन में पक्का जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व आइडिया ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये भी गलत है। जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट जुडिशरी आज के समय में अप्लाई करती है, बट क्या इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है? कुछ बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि एनी लॉ विच इज इन डेरोगेटरी विद पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड, यानी उसी का ये इम्प्लिसिट रूप है जुडिशियल रिव्यू, बट एग्जैक्ट एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, 9th शेड्यूल was introduced in Constitution of India during the Prime Ministership of। तो 9th शेड्यूल आप सब जानते हैं क्या है दोस्तों? ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लैक होल, यानी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को लैंड रिफॉर्म करना था। लैंड रिफॉर्म क्या था? जिसके पास एक्सेस ज़मीन थी उससे लेके जिसके पास बिल्कुल लेस ज़मीन थी उसको देनी थी, यानी किसी से ज़मीन लेके किसी को देनी थी। अब उस समय पे राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसका सबसे बड़ा तोड़ निकाला कि एक नया ही शेड्यूल बना देते हैं जिसका नाम होगा शेड्यूल 9, और हम कहेंगे कि एनी लॉ विच इज placed under Schedule 9 will be immune from judicial scrutiny। कोई भी कानून अगर शेड्यूल 9 के अंडर होगा तो जुडिशियरी उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकती, इसीलिए ये शेड्यूल 9 बनाया गया। हालांकि आज के कंटेक्स्ट में केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद चीज़ें बदल गई है, बट वह उस समय पे ये एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या पार्लियामेंट किसी भी कानून को 9th शेड्यूल के अंदर डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है, बट कोई भी जो केशवानंद भारती जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन रखा गया, यानी पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
unless it is not touching with the basic structure of constitution. Hence, पार्लियामेंट डाल सकती है किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल के अंडर, बट इट इज़ नाउ नॉट फ्री फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। 1973 के बाद जो भी एक्ट इसमें डाले गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जुडिशियरी अब उसकी स्क्रूटिनी, उसका रिव्यू कर सकती है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Cannot नहीं, अब तो कोर्ट इसकी वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकता है, तो ही कैन, जुडिशरी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस बार का हमारा एचएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फाइनेंस मिनिस्टर इज फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज स्पीकर हु डिसाइड अबाउट द फाइनल अथॉरिटी ऑफ अ बिल रिगार्डिंग मनी बिल, जो 110 वाला है हमारा। सेकंड, इंडियन सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रॉन्ग। डायरकी जिसको बोला जाता है डबल गवर्नमेंट, यानी अभी तक जो सबसे पहले तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के द्वारा। इसके द्वारा जो अभी तक कानून बनाने की शक्ति थी वो थी आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास और सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास, बट इनकी लॉ मेकिंग पावर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था। फॉर एग्जांपल मान लो दोनों ने एजुकेशन के ऊपर एक्ट बना लिया, तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने इस चीज़ से बचने के लिए डिफाइन कर दी क्लियरली पावर कि कौन स्टेट, किस प्रोविंस किस मामलों में कानून बना सकता है और सेंटर किस मामलों में कानून बना सकता है। इसीलिए दो तरीके से अब कानून बना सकते हैं, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक प्रोविंशियल, जो उस समय राज्य बोले जाते थे, लेजिस्लेचर काउंसिल। अब प्रोविंस में भी दो तरीके से डिवाइड किया गया था, एक था आपका ट्रांसफर लिस्ट, दूसरा था रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में जो भी कानून सब्जेक्ट्स डाले गए थे उसके ऊपर कानून बना सकता था उस प्रोविंस का गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ये सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते थे गवर्नर के ही द्वारा। और दूसरी तरफ थी ट्रांसफर लिस्ट, जिसके ऊपर कानून बना सकता था गवर्नर विद द हेल्प ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स, जो कि इलेक्टेड थे, चुने हुए थे। इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाता था डायरकी। तो डायरकी सबसे पहले प्रोविंस में इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के द्वारा। हालांकि फिर 35 में इसको यहाँ पे रिकमेंड कर दिया गया खत्म प्रोविंस पे और ले जाया गया सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज गिवन इन दी आर्टिकल 23 एंड 24। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा फंडामेंटल राइट में से एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, और ये 23 और 24 में है। आर्टिकल 13 डिफाइंस, आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से कौन कौन सा उसमें इंक्लूड है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट था, तो ये तो नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये बिल्कुल सही है। आप देखोगे जो 3 टाइप की हम कैटेगराइज करते हैं डीपीएसपी को, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, उसमें से गांधीयन प्रिंसिपल में से एक ये वाली डीपीएसपी है। तो कौन सा होगा, पहली रॉन्ग है, सेकंड सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी, डीपीएसपी के बारे में इसमें से करेक्ट कौन सी नहीं है, करेक्ट कौन सी है, करेक्ट कौन सी नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है।
दीज प्रिंसिपल आर जस्टिशिएबल। तो जस्टिशिएबल तो आपके फंडामेंटल राइट्स होता है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तो नॉन जस्टिशिएबल है। तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी गलत, यानी हमारे से पूछी भी वैसे गलत ही है। चलो फिर भी यहाँ पे पहले इनकरेक्ट लगा देते। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल सही है। आइडिया ऑफ डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इट्स आयरिश रिपब्लिक, ये भी बिल्कुल सही है। दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये तीनों की तीनों तो सही है, हमसे रॉन्ग पूछी गई है, तो स्टेटमेंट ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, पिक आउट करेक्ट रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के फीचर्स के बारे में हमको करेक्ट बताना है। Some of them are available to citizens while others are available to some of them are available to Indian citizens while other are available to all person whether citizen or foreign। तो ये बिल्कुल सही है, कुछ इंडियंस को है, कुछ बाकियों को भी दिए गए हैं। स्टेट कैन नॉट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनीज, ऐसा नहीं है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट वेरी फ्यू, फॉर एग्जाम्पल आपका अनटचेबिलिटी। सम ऑफ देम आर विद नेगेटिव कैरेक्टर शैल नॉट प्लेस्ड लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कुछ एक फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है, कुछ एक पॉजिटिव इन कैरेक्टर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। नॉट अलाउिंग पर्सन टू मूव टू कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट, ऐसा नहीं है। वही तो है फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है तो उनको रिस्टोर कराने के लिए आप जा सकते हैं जुडिशरी के पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 14 एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यही आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर पर्टेनिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। और मैंडेट्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जस्ट एक बार रिवाइज हो जाए क्विकली आपका फंडामेंटल राइट, तभी था ये डाला हुआ, बड़ा आसान सा था। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 29 और 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ को उन्होंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। बट बाद में फिर अलग अलग प्रोनाउंसमेंट से हमें पता चला है कि जो ये माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है, किस टाइप की माइनॉरिटी है, सिर्फ 2 तरह की, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा है लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी। तो यहाँ तक ठीक था, बट जब बात एथनिक की आई तो एथनिसिटी के बेस पर माइनॉरिटी को डिवाइड नहीं किया गया है आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। In the Indian Constitution, right to equality is enshrined in 6 articles spanning from 14 to 18। तो ये इतना सही है, बट ये 6 नहीं है, सिर्फ 5 आर्टिकल्स है, तो ये भी रॉन्ग है। आर्टिकल 43A जो कि DPSP का एक आर्टिकल है, मैंडेट्स दैट स्टेट टेक्स मेजर्स टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड वर्किंग पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो इसमें से आप इस अकॉर्डिंगली देख लेना। हो सकता है यहाँ पे कुछ और ऊपर नीचे कोई हो गया हो, बट आप इस अकॉर्डिंग चलना। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये है रिगार्डिंग DPSP। तो DPSP के बारे में है, डॉक्टर अंबेडकर ने DPSP को कहा था दैट दे रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें कोई चीज़ थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि सरकार के ऊपर प्रतिबंध यानी सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा था। कुछ एक ऐसे हथियार जो सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा था। तो जैसे ऐसे चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी, आज के समय में ऐसी ही कौन सी है, DPSP। तो ये भी बिल्कुल सही है।
दे एम एट रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एनविजन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सारी आइडियल बातें हैं। दे हैव नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल लीगली नहीं है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? डीपीएसपी के रिगार्डिंग है। मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।